पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को लर्न कैसे किया जाता है या इसकी टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे तो हम काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट का फाइनल जो काम होता है वो ये काम होता है कि हार्मोन मतलब ये कहाँ से जो किस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुआ, उसके लिए स्टिमुलस क्या था, अगर जहाँ कहीं बुक में लिखा है कि ये हार्मोन कब रिलीज होता है, ऐसे नहीं कि हर हार्मोन हर वक्त रिलीज हो, ऐसे नहीं होता है। उसके रिलीज होने के लिए भी एक ट्रिगर होता है, एक स्टिमुलस होता है। वो स्टिमुलस होगा तो हार्मोन रिलीज होगा, अदरवाइज हार्मोन रिलीज नहीं होगा। एक बात। नंबर टू कि इस हार्मोन का रिलीज होने के बाद उसका टारगेट आर्गन क्या है, किस पे इसका इफेक्ट होगा। ये भी आपको पता है कि हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट सेल होता है, उस पे जाके एक्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भले हार्मोन जैसे सर्कुलेट होते रहे, बट हार्मोन का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टारगेट होगा जिस पे जाके उसका एक्शन होगा। नंबर एक्शन कौन से आर्गन पार्ट पे होगा, एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आपको याद करनी है। प्लस में जैसे आप देखें किसी हार्मोन की कंसंट्रेशन अगर लो है या हायर है तो उससे रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ी सी अपने तौर पे एफर्ट करें, इन चीजों पे फोकस करें। यहाँ से तो हम काफी सारी चीजें आपको बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अल्टीमेट आखिर में जो स्टूडेंट का काम होता है तो इन चीजों को टेक्स्ट बुक सामने रखा करें, टेक्स्ट बुक सामने रखा करें और देखें कि हमने क्या जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप लर्न करते रहें, याद करते रहे, मेमोराइज करते रहे, क्रैमिंग करते रहे। बायोलॉजिकल साइंसेस में है ही क्रैमिंग, तो जो आप पढ़ते हैं उनको आप थोड़ा सा याद करें, ताकि वो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका याददाश्त में आप ये रखेंगे तो आपको लाइक आगे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे, हाँ हमने देख लिया समझ लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से जो बायोलॉजी के एंड पे जो है ज्यादातर काम आगे स्टूडेंट का जो होता है वो क्रैमिंग होता है। जैसे यहाँ पे कोई डेरिवेशन तो है नहीं, इक्वेशन तो कोई है नहीं, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कोई है नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन देन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें हैं बायोलॉजिकल साइंस में जिनको आपको याद करनी होती है। ठीक है, याद जब स्टूडेंट से नहीं होते फिर ऑप्शन उनके जहन में ना हमें समझ में नहीं आएगा। भाई याद करना है तो याद करना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। तो आखिर में आपको अल्टीमेटली ये जो क्रैमिंग करनी है, मेमोराइज करना है, ये आपका काम होता है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इनको फॉलो करेंगे कि किस तरह से जो भी आपका तरीका है आगे उसको आप क्रैमिंग में या इसकी लर्निंग या मेमोराइजेशन पे आप अपनी टेक्निक यूज करें और इनको याद करते जाए। ठीक है, और इसी तरह से जो है कल हमने जैसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कल हमने आखिर में जो पढ़ा था पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसके बारे में स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आया कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जैसे दो है, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम ही एक है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, किडनी ट्यूब्यूल पे इफेक्ट है। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन के जो दो टारगेट ऑर्गन है, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे मिल्क रिलीज के लिए और यूटेरिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे ताकि चाइल्ड बर्थ हो। ये इसके काम है। बाकी सिचुएशन है वो थोड़ी सी आप पढ़ लें देख लें, आखिर में अल्टीमेटली तो आपको काम ही याद करना। बहरहाल अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पे आते हैं, जो कल भी हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन के अंदर मौजूद है, नेक में जैसे बाई लोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब। और इसी तरह से लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन जैसे हमने देखा ट्रेकिया या विंड पाइप के अंदर इधर साइड है, लैरिंक्स के नीचे है, इससे हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ साथ पैराथायराइड भी ग्लैंड है, डॉर्सल साइड से चार छोटी जो है पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो आगे जैसे पैराथायराइड ग्लैंड भी आएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जैसे पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हार्मोन होते हैं, T3 T4 हार्मोन। T4 हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। T4 हार्मोन जो है वो कन्वर्ट होता रहता है आगे T3 में, T3 एक्टिव फॉर्म होता है, एंजाइम्स की मदद से ये काम होगा। T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 हार्मोन। तो T3 या T4 ये क्यों वर्ड ये नेम आए टर्म आए, तो आपको पता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ट्राई लफ्ज की मीनिंग ही थ्री होती है, टेट्रा लफ्ज की मीनिंग ही चार है। ये कल सारी चीजें हमने डिस्कस की है, उसके बावजूद भी हम दोबारा देखते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से जो फंक्शन है, दो हार्मोन जैसे एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच का टारगेट किडनी ट्यूब्यूल और ऑक्सीटोसिन
का यूटेरिन मसल कंट्रैक्शन एंड मेमोरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन। उसके बाद जैसे हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, इसकी 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया और विंड पाइप की। जो ये ट्रेकिया है, जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप है, तो उसके आइदर साइड पे लोब है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और ये लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स के नीचे है, और ट्रेकिया और विंड पाइप के आइदर साइड पे है। इसे हम कहते हैं लाइक जैसे थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है, हायर लेवल्स ऑफ सिक्रेशन प्रोड्यूस होंगे कब होंगे, जब किसी भी लाइक बच्चे वगैरह में जैसे, या रैपिड ग्रोथ का जो अमल बॉडी के अंदर हो रहा होता है, या सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही होती है, या कभी स्ट्रेस की सिचुएशन जैसे कोल्ड एंड हंगर है, तो उस सिचुएशन में इन हार्मोन की कंसंट्रेशन या लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि हायर लेवल ऑफ सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को बढ़ा लेता है इन सिचुएशंस में। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अगेन ये लोकेशन है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके जो हार्मोन्स है, 3 हार्मोन्स है, कौन से, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, आयोडो रेफर्स टू आयोडीन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा लफ्ज की मीनिंग ही 4 है, आयोडो रेफर्स टू आयोडीन। आयोडीन क्यों, वह कंटेनिंग आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। T3 और T4 जो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, इनके अंदर अगर 3 आयोडीन एटम्स होते हैं तो हम कहेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन। अगर 4 जो है, 4 जो आयोडीन एटम होंगे तो उससे हम कहेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिससे थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोक्सिन कंटेन्स 4 आयोडीन। वर्ड से जाहिर है ऐसे छोटे छोटे जैसे टर्म्स हैं, वर्ड से आप स्टूडेंट्स को याद होते हैं, हेंस द नेम्स T3 एंड T4। और T4 जो T3 में कन्वर्ट होता रहता है, एक्टिव फॉर्म जो T3 होता है। और जैसे आपको पता है कि ये सीक्वेंस हार्मोन की रिलीज होने की क्या होती है, जैसे हाइपोथैलेमस, उसमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे आपको पता है कि FSH रिलीज होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या सिंपली TSH कहते हैं। TSH आगे यकीनन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड अपने हार्मोन T3 T4 ये हार्मोन जो अपने कैल्सिटोनिन ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सीरीज और सीक्वेंस होती है हार्मोन की रिलीज के हवाले से, तो हाइपोथैलेमस में थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होगा, तो मींस थायराइड के हार्मोन जो है ये कंट्रोल, ये इनका कंट्रोल टोटल ये हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रिलीज होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और देन जो है थायराइड अपने हार्मोन 3 हार्मोन जो है प्रोड्यूस करेगा। TSH from anterior pituitary gland stimulates the production and release of these hormones। ठीक है, फाइनली जैसे TSH था। उसके बाद जैसे हमने नोट किया कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका काम क्या होता है, जैसे BMR को बढ़ाते हैं, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और देन टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, इनहांसेस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, ये भी जैसे थायराइड का फंक्शन है। ये सब एनटीबी की पॉइंट्स हैं। एनटीबी बुक के अंदर सबसे ज्यादा थायराइड ग्लैंड के फंक्शन दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, जो किसी यानी पीटीबी में नहीं है, और ना ही एसटीबी में इतने ज्यादा अलग से फंक्शन दिखाए गए। तो ये इनको आप सबको आप मेमोराइज करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, याद करेंगे। प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन द फीटस एंड इन्फेंट्स, जैसे नर्वस सिस्टम की भी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट, स्केलेटल सिस्टम की भी, जो लाइक बोन्स की भी मैच्योरेशन, वो सब इन थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है। स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें इस थायरोक्सिन हार्मोन, इन थायराइड के हार्मोन से रिलेटेड है। तो इसी तरह से मसल्स पे भी दे प्रोमोट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन, एक्ट अलोंग विद एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, उसके साथ वर्क करता है, तो यकीनन जैसे नॉर्मल ग्रोथ होती है, अदरवाइज नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। These hormones also promote normal motility of GIT, gastrointestinal tract के अंदर जैसे हम फूड खाते हैं तो आगे जैसे उसकी फूड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो मूवमेंट होगी पेरिस्टालसिस इससे कहते हैं,
तो ऐसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, उनका भी रिलेशन इन हार्मोन से होता है, जो आखिर में जैसे कि मेटामार्फोसिस भी इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, जैसे टेड कोलिस मेटामार्फोसिस modified change or converted into frog by the action of thyroxine hormone। तो इसी तरह से ये जो 7 फंक्शन हमारे एनटीबी बुक्स में दिए गए हैं, आप इनको याद करेंगे। और उसके बाद जो कंडीशन है, जैसे आपको पता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर हार्मोन की कम मिकदार रिलीज हो तब भी जैसे वो बेहतर नहीं होता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है बॉडी के अंदर। अगर हार्मोन की लेवल जो है एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी तब भी डिसऑर्डर, अंडर प्रोडक्शन होगी तब भी डिसऑर्डर, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म में आते हैं। हाइपर लफ्ज की मीनिंग ये होती है हाई, हाई कंसंट्रेशन, यानी नॉर्मल रेंज से थायराइड के हार्मोन जो है ज्यादा मिकदार में रिलीज हो तो उसे हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। और ओवर सीक्रीशन, या जैसे ओवर सीक्रीशन भी कहते हैं, ओवर की मीनिंग भी जैसे हायर कंसंट्रेशन है उस हार्मोन की, हाई कंसंट्रेशन है तो उसे हम ओवर सीक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन भी कहते हैं। सीक्रीशन भी कहते हैं, प्रोडक्शन भी कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, ऐसे लफ्ज आपने जैसे यकीनन थोड़े से पढ़े होंगे, याद किए होंगे थोड़े से, हार्मोन काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं। तो ओवर प्रोडक्शन या ओवर सीक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 की वजह से ग्रेव्स डिजीज होगी। ग्रेव्स लाइक एक आयरिश कोई सर्जन था, डॉक्टर था, उसकी वजह से 1835 में ये जिसे उसने आइडेंटिफाई किया था, तो इस वजह से ये ग्रेव्स जो से एक पर्सन का नेम है, तो ग्रेव्स डिजीज इस वजह से नेम आया। और उसमें क्या होगा, जैसे ये हाइपरथायराइडिज्म का जो मेन रीजन है, हाइपरथायराइडिज्म का एक मेजर रीजन है वो ग्रेव्स डिजीज। एक्चुअली ग्रेव्स डिजीज जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे टेक्स्ट बुक में आगे जैसे हार्मोन के हवाले से हम पढ़ते जाएंगे, आई थिंक मजीद जैसे दो एक ऑटो इम्यून और भी डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डायबिटीज टाइप 1 भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एडिसन्स डिजीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मली ऐसे कभी कभार प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसे जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, जो एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म होगी, जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको जैसे उनकी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम में उसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो देन हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं इसे। तो कैन लीड टू कार्डियक फेलियर भी हो सकती है, कास प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन जो होगा आगे थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि एक्सेसिव सीक्रीशन बनाए, तो उस एक्सेसिव सीक्रीशन या ओवर प्रोडक्शन या हाई सीक्रीशन के हवाले से हम इसे कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। तो हाइपरथायराइडिज्म में जैसे हाइपरथायराइडिज्म में हमारे एसटीबी बुक के अंदर जो है इसकी काफी जो पॉइंट्स दी गई हैं, क्लियर पॉइंट्स दी गई हैं एसटीबी बुक के अंदर। तो ओवर सीक्रेशन ऑफ इस हाइपरथायराइडिज्म तो होगी, तो उसमें एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन होगा, बट इफेक्ट बॉडी पे क्या होगा, एसटीबी बुक के अंदर तस्वीर भी दी गई है, जैसे आप देखेंगे प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, एक जैसे नॉर्मल आई बाल होते हैं और दूसरे आई बाल जैसे बड़े हो जाते हैं, हर वक्त बड़े हो जाते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल उसे हम कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल। जैसे ये आई बाल जो है बड़े, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल यानी आई बाल्स जो है ये, जिस कंडीशन को एक्सोप्थेलेमिया भी कहते हैं। एक्स रेफर्स टू आउट, ऑप्थल्मो, ऑप्थल्मो आईज को रेफर करता है बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में ऑप्थल्मो जो है आईज को शो करता है, एक्स रेफर्स टू आउटसाइड, यानी आई बाल जो है बड़े हो जाते हैं, कंडीशन को हम कहेंगे एक्सोप्थेलेमिया। इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा, हीट इनटॉलरेंस होगी, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा और वेट लॉस होगा। ये इस हाइपरथायराइडिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको याद करनी है। आप देखेंगे, आप कहेंगे मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हमारे टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे जो बुक्स हैं डिजीज की, मैकेनिज्म किसी में नहीं होती है इतनी। मैकेनिज्म यकीनन आपकी जो आगे जो हायर क्लास में आप जाएंगे पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म आपको वहां पे समझनी होगी, यकीनन वहां के आपके सिलेबस में होगी। यहाँ पे जस्ट सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है
और मैकेनिज्म के पीछे आप भागेंगे तो मीन्स उसमें तो आगे क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में तो नहीं आएगा। आप भले याद भी कर लें, नुकसान अल्टीमेटली इस स्टेज पे आपका होगा। आगे जाके आप भले इसको जितना अच्छा पढ़े, आपकी मर्जी है। हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, इन्हीं को आप याद करें, इन्हीं पे आप फोकस रहे। ठीक है। एक जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि इतना ऐसे क्यों नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 3+2=5, 3+2=4 क्यों नहीं है। जीटी के सिलेबस में पैराथायराइड ग्लैंड है या नहीं है। जीटी के सिलेबस पढ़े तो उसमें पता चले कौन से जो है उसमें टॉपिक रखे गए हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, उनकी चॉइस होती है, जो उनकी मर्जी। कहने की बात यह है कि अगर आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ी सी टेक्निक से करनी होती है कि टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सी पॉइंट्स हैं वही याद करें, बाकी को आप छोड़ दें जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आपको याद करनी है, ओवर सीक्रेशन, हाइपरथायराइडिज्म, एसटीबी के अंदर जो ऐसी पॉइंट्स मौजूद है। इसी तरह से एक और कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, अंडर सीक्रेशन जब होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपो, अंडर सीक्रेशन को हम कहेंगे हाइपो, जैसे थायराइडिज्म। और हाइपोलक्स की मीनिंग होती है लो और बिलो और अंडर सीक्रेशन, हाइपो सीक्रेशन। तो एडल्ट्स के अंदर जो हाइपो सीक्रेशन होती है उसे मिक्सिडीमा कहते हैं। एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होती है उसे मिक्सिडीमा कहेंगे। एसटीबी बुक के अंदर भी ये टर्म मौजूद है, एनटीबी में मौजूद है। तो डिजीज जो भी इस तरह से दी गई है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देखा जाता है कि इसकी वजह से बॉडी में कौन सी डिजीज की जो सिम्टम्स अपीयर होंगी। तो मिक्सिडीमा में कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, लो मेटाबॉलिक रेट, लो मेटाबॉलिक रेट होगा, फीलिंग चिल्ड, यानी उसको जो है ठंड का जैसे बहुत ज्यादा फीलिंग और असर होगा। चिल की मीनिंग होती ठंड। इसी तरह से पफी आइस, जैसे ये देखें ये नॉर्मल आइस हैं, जो पफी आइस होती है तो उनके अंदर ऐसी स्वेलिंग होती है। ऐसी स्वेलिंग जो होती है उन्हें हम कहते हैं पफी, पफी आइस कहते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड भर जाती है तो देन जो है आंखें छोटी हो जाती हैं और यहाँ पे एक पफ लाइक और फ्लूइड से भरा एरिया बन जाता है। इन आइस को हम कहते हैं पफी आइस। डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को देखें, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को देखें। पफी आइस होती है हाइपोथायराइडिज्म में, जैसे एक्सोप्थेल्मिया हाइपरथायराइडिज्म में होती है, और ये जो है हाइपोथायराइडिज्म में। इवन आप एसटीबी बुक के अंदर देखें, वहां पे तस्वीर के अंदर आप देखें बहुत ही छोटी छोटी सी आइस जो हो जाती है, आई बाल इतने बड़े नहीं होते। ये पफी आइस इनकी फीचर है। थिक एंड ड्राई स्किन विद हेयर लॉस, हेयर लॉस किन एरियाज का होगा, एक स्काल्प का हेयर लॉस होगा, प्लस आईब्रोज भी, आईब्रोज ये भी इनका भी हेयर लॉस होगा। अदर फीचर्स में इडीमा, टंग स्वेलिंग, इडीमा कहते हैं ओवरऑल स्वेलिंग को, टंग और टंग स्वेलिंग उसमें भी, टंग में होगी कंस्टिपेशन, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड को ग्वाइटर कहते हैं। जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, ये इनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड की कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं। तो ये डाइटरी, डाइटरी ग्वाइटर भी होता है। डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी होगी तब भी जैसे थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है, उस कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। तो मिक्सिडीमा रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, आयोडीन इन डाइट जैसे डेफिशिएंसी होगी तो उस कंडीशन को ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है। ग्वाइटर हमारे टेक्स्ट बुक एसटीबी में तस्वीर दी गई है विमेन की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो बहुत ही बड़ा इलाज हुआ है, थायराइड ग्लैंड सिंपली इसकी इलाजमेंट को हम कहेंगे ग्वाइटर कहेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म यकीनन इसकी फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आप याद करेंगे। थोड़ी सी एनटीबी में नई है, जैसे इडिमा नई पॉइंट है, टंग स्वेलिंग है, कंस्टिपेशन है, हेयर लॉस किन एरियाज में है, तो ये थोड़े से एनटीबी बुक में एडिशन है और एसटीबी में इतने ज्यादा टर्म्स नहीं है। एसटीबी में इतने ज्यादा टर्म, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद करनी है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद करनी है। जैसे ये ऐसी तस्वीर मौजूद है हमारे बुक के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं कि ये थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट है। अगर डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो जैसे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा। कैसे, जैसे आपको पता है हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, उसका इफेक्ट किस पे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड अगर डाइट के अंदर लेक ऑफ आयोडीन
यानी आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे, T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। और हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि इस हार्मोन की कमी है, तो ये हार्मोन की कमी है तो ये मैसेज आता रहेगा। अगर हार्मोन सफिशिएंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर आयोडीन सफिशिएंट है, तो मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस को, और देन टीआरएच भी रिलीज नहीं होगा, टीआरएच रिलीज नहीं होगा तो देन टीएसएच भी रिलीज नहीं होगा। सफिशिएंट जब T3 T4 प्रोड्यूस होंगे तो ये मैसेज हाइपोथैलेमस तक जाता है। अगर T3 T4 हार्मोन जो प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो हाइपोथैलेमस से ये मैकेनिज्म कंटिन्यूस जारी रहेगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है इलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इलार्ज होता है। डाइटरी, इसे हम कहते हैं डाइटरी, जो से हाइपोथायराइडिज्म ग्वाइटर है। ग्वाइटर अगेन ये नॉर्मल थायराइड है, और ये जैसे ग्वाइटर जिसको होती है तो ये थायराइड ग्लैंड की सिंपली इनलार्जमेंट होती है। थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट को हम कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। अब देखें, इतनी हमने एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन दी है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक ही जैसे वर्ड है, टर्म है, द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड ग्वाइटर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बस लफ्ज ही दो है, तो आप दो लफ्ज ही याद करें जो आगे आपको जो टेस्ट में काम आएंगे। ठीक है, आप मैकेनिज्म में यहाँ पे अगर साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे तो यकीनन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन बेहतर नहीं होगी। तो हाइपोथायराइडिज्म, एक और हाइपोथायराइडिज्म का टाइप होता है जो कंजेनाइटल होता है, जिसे एक जेनेटिक और दूसरा होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में थोड़ा सा में छोटा सा फर्क है। जेनेटिक रीजन की मीनिंग होती है कि जो जाहिर है जीन्स रेगुलेटेड है, कंजेनाइटल होने से ही जैसे वो डिजीज के सिम्टम या उसके इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। काफी सारी जेनेटिक डिजीज ऐसी होती हैं जो बाई बर्थ नहीं होती हैं, लेटर एजेस में आगे जैसे वो एक्सप्रेस उनके जीन होते हैं तो उनके इफेक्ट आते हैं। बट जो कंजेनाइटल है इसकी जेनेटिक ओरिजिन, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके जो सिम्टम जैसे अपीयर हो तो उसे हम कहते हैं कंजेनाइटल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंजेनाइटल। तो ये कंजेनाइटल है, जेनेटिक ओरिजिन है। अंडर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। जो इन्फेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म होती है तो उससे क्रिटिनिज्म कहते हैं। जैसे आपको पता है एडल्ट्स में जो हाइपोथायराइडिज्म थी उससे हम कहते हैं मिक्सिडीमा कहते हैं, मिक्सिडीमा। और जो लाइक क्रिटिनिज्म है जो इन्फेंट्स के अंदर होती है, क्योंकि ये कंजेनाइटल है, बाय बर्थ है, तो इन्फेंट्स के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म होगी, इन्फेंट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होगी, उससे हम कहेंगे क्रिटिनिज्म। सच पर्सन आर कॉल्ड क्रिटिन, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं क्रिटिन कहते हैं। persons are called as cretin, condition is called as cretinism। क्यों? बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म इन इन्फेंट्स हुई है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्रिटिनिज्म। जैसे आपको पता है कि हमने पहले ही पढ़ा है, कद जिनका छोटा होता है वो पहले हमने दो किस्म के ऐसे पर्सन के बारे में डिस्कस किया है। एक वो पर्सन जिनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, तो उनकी सिमेट्री बॉडी के हवाले से, बॉडी के प्रोपोर्शन के हवाले से हर पार्ट जैसे स्मॉल होते हैं बट नॉर्मल होते हैं। उसके बाद एक जेनेटिक जैसे एक डवार्फिज्म एक फीचर थी, अकोंड्रोप्लेसिया, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। उसमें हेड की जैसे नॉर्मल साइज जो बढ़ता है वही ऐसे होगा, ट्रंक भी होगा, आर्म्स एंड लेग्स छोटे होंगे। बट तीसरा भी एक इसी तरह से एक डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं क्रिटिनिज्म, जिसमें भी ऐसे पर्सन का कद छोटा होता है बट बॉडी की प्रोपोर्शन जैसे सेम या सिमिलर नहीं होगी जैसे डवार्फिज्म में हुई थी। तो इसमें ये पॉइंट है कि खास तौर पे ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, सेक्सुअली रिटार्डेड होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन जैसे मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी प्रॉपर होती है, बट यहाँ पे क्रिटिनिज्म में मेंटल डेवलपमेंट है वो भी मुतासर होगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगी। मेंटली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड होते हैं ऐसे पर्सन क्रिटिनिज्म वाले। तो उसमें अदर फीचर्स भी है, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी विदाउट पुअर फिजिकल ग्रोथ, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। इसके मुकाबले में जैसे जीएच की कमी की वजह से ग्रोथ तो जैसे कद बड़ा नहीं हुआ, बाकी ग्रोथ ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज, यानी कोई पार्ट होगा बहुत जैसे थोड़ा से साइज से बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो इसे हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज होगी।
ठीक है, नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन सिमेट्री, जैसे बॉडी पार्ट इस तरह से होंगे तो उसे हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी साइज। और इसमें बोन मैच्योरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इसका जो इस लाइक थायरोक्सिन हार्मोन का जो बोन डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल है, मसल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने में भी इन थायरोक्सिन हार्मोन का किरदार है। अब थायरोक्सिन हार्मोन तो लो लेवल में प्रोड्यूस हो रहा है, तो यकीनन ये सारी चीजें, मसल्स हैं, बोन है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं होगी। एंड प्यूबर्टी आर डिलेड और सीवियरली डिलेड, इनकी अगर होगी प्यूबर्टी और मैच्योरेशन अदर बोन की वगैरह की अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज ये इनफर्टाइल होते हैं, अदरवाइज ये इनफर्टाइल होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म जो कंजेनाइटल है, हाइपोथायराइडिज्म जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, पर्सन इज कॉल्ड क्रिटिन, उसकी कौन सी फीचर्स होती हैं, ये हमारे एसटीबी बुक में भी मौजूद है, इनको हम देखेंगे। क्रिटिनिज्म की फीचर, क्रिटिनिज्म में क्या क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म इन अर्ली एज इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, पर्सन इज कॉल्ड क्रिटिन, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे क्रिटिन कहेंगे। फीचर्स में स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ जो है छोटी होगी, प्रॉपर नॉर्मल साइज का कद उन ऐसे पर्सन का नहीं होगा, फेल टू डेवलप नॉर्मली, तो उसे हम कहेंगे स्टंटेड ग्रोथ कहेंगे। मेंटल रिटार्डेशन, जैसे आपको पता है कि इन हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल है, तो अब ये हार्मोन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जाहिर है मेंटल रिटार्डेशन होगी। कोर्स स्कैंटी हेयर्स, जैसे कोर्स जो है, स्कैंटी की मीनिंग होती है तादाद में कम, कोर्स की मीनिंग होती है थोड़े से थिक एंड ड्राई हेयर्स होते हैं, खास तौर पे जो अफ्रीकन विमेन के ऐसे हेयर्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं कोर्स स्कैंटी हेयर्स। तो आप इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस लफ्ज याद करें, कोर्स स्कैंटी हेयर्स होते हैं। इसी तरह से थिक येलो स्केली स्किन होती है, और कोर्स फेशियल फीचर्स होती है, हमारे एसटीबी बुक में भी मौजूद है कोर्स फेशियल फीचर्स, यानी फेस की जो फीचर्स होंगी उसके लिए एक कलेक्टिव कंबाइंड टर्म है जिसे कहते हैं कोर्स फेशियल फीचर्स। ये सारी जो फीचर्स हैं कोर्स फेशियल फीचर्स की है। जैसे लार्ज बल्जिंग हेड, जैसे यहाँ पे कोई लाइक जैसे बल्जिंग हेड की मीनिंग है लार्ज, बड़ा बल्जिंग हेड होगा ऐसे पर्सन का, बाहर निकला हुआ, आगे खास तौर पे ये फ्रंट पे प्रोमिनेंट स्काल्प वेन, तो यहाँ पे जो वेन्स होंगी ये भी जैसे वेरी प्रोमिनेंट होंगी। इसी तरह से सैडल फ्लैटेंड नोज ब्रिज, तो इसकी नोज ब्रिज है, जैसे देखेंगे थोड़ी सी आपके पास इलस्ट्रेशन आ जाएगी, तो नोज ब्रिज वेरी फ्लैट होगी, जैसे हमारी जो है यहाँ पे नैरो होती है नॉर्मल पर्सन की जो, तो ये वेरी फ्लैट नोज ब्रिज होती है। लार्ज लिप्स एंड टंग, तो ऐसे पर्सन के लिप्स जो होंगे बहुत ही बड़े होंगे, लिप्स बड़े होंगे, टंग की साइज भी जैसे बड़ी होगी। स्मॉल वाइडली स्पेस्ड टीथ होंगे, जैसे देखें टीथ भी स्मॉल होंगे और वाइडली स्पेस्ड होंगे, जैसे नॉर्मल पर्सन के टीथ सारे जो है साइज भी एक नॉर्मल होती है, सब एक एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ऐसे पर्सन के जो टीथ होंगे छोटे भी होंगे और उनके दरमियान स्पेस भी होगा। तो ये सारी फीचर्स हैं, इनको कलेक्टिवली कहते हैं कोर्स फेशियल फीचर्स। जो आपको ये कोई भी जैसे याद नहीं करनी है, किसी भी फीचर को आपको याद नहीं करनी है, आपको सिंगल टर्म याद करना है, कोर्स फेशियल फीचर, ये टर्म याद करना है। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हम याद इनको नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे ये क्रिटिनिज्म की फीचर्स है। क्रिटिनिज्म फीचर के बाद एक और जैसे एसटीबी के हवाले से थोड़ी सी अगेन साइंस एंड सिम्टम्स है, एसटीबी बुक में अंडर सीक्रेशन आ रहा हाइपोथायराइडिज्म की फीचर्स थोड़ा सा अलग हम ये नोट कर रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की कौन सी फीचर्स होती है। हाइपोथायराइडिज्म एसटीबी के वाले हालांकि वो सेम ही हमने डिस्कस किया है। हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज कॉल्ड मिक्सिडीमा, और जैसे फीचर्स हैं ओवरवेट है, स्लगिश है, ड्राई स्किन है, हेयर लूजिंग कहाँ पे, जैसे एनटीबी में पॉइंट है, स्काल्प के और आईब्रोज के जो हेयर सब लूज होते हैं, इनटॉलरेंट टू कोल्ड, उसमें हमने जैसे एनटीबी बुक के हवाले से फीलिंग चिल्ड जैसे लिखा हुआ है, तो इनटॉलरेंट, कंफ्यूज एंड डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, कंफ्यूज एंड डिप्रेस, हेयर लॉस, ड्राई कोर्सेस, ये प्रॉब्लम कंफ्यूज एंड डिप्रेस्ड से होंगे, तो उसे हम कहेंगे कि लाइक ये मिक्सिडीमा है, ठीक है। एसटीबी के हवाले से थोड़ी सी ये अलग से जैसे पॉइंट्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं
T3 T4 हार्मोन के बाद कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन भी जैसे यकीनन जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इसका अगर हम सिंगल वर्ड के अंदर हम इसका फंक्शन नोट करें कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, तो जैसे अगर डिक्रीज और इंक्रीज के हवाले से सोचा जाए तो ये कैल्शियम लेवल जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल होती है उसको डिक्रीज करते हैं। जब भी जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर जितनी कैल्शियम लेवल हायर कंसंट्रेशन में है ना, उसको ये डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज करेंगे? तीन तरीके होते हैं डिक्रीज करने के। एक, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई है उसको डिपॉजिट कर देंगे बोन्स के अंदर। नंबर टू, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई है, किडनीज पे जिनका इफेक्ट होगा इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का, और किडनी में कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देंगे, यानी कैल्शियम सारी पास हो जाएगी यूरिन के अंदर, कैल्शियम को रिटेन नहीं करेंगे। जब पैराथ ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा तो उसकी वजह से किडनी भी इनकी टारगेट ऑर्गन में आते हैं। कैल्सिटोनिन का इफेक्ट किडनीज पे भी होता है। किडनीज को कहेंगे कि पहले से ही कैल्शियम बहुत ज्यादा पड़ी है, मजीद आप इसको रीअब्सॉर्ब ना करें, भले यूरिन में पास हो जाए। ये कौन कहेगा? ये कहेगा लाइक कैल्सिटोनिन हार्मोन। तीसरी पॉइंट और है, तीसरा टारगेट इनका होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे हमारी डाइट के अंदर भी कैल्शियम होती है, तो वहां डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहेंगे कि ब्लड में पहले ही कैल्शियम जो बहुत ज्यादा है, आप मजीद इसको एब्जॉर्ब ना करें। तो यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन के जो है थ्री टारगेट्स हैं। कौन से टारगेट है? बोन्स है, किडनीज है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। बोन्स में क्या करेगा ये कैल्सिटोनिन? जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल जो इजाफी सर्कुलेट कर रही है ना, उससे कहेंगे जाके बोन में डिपॉजिट हो जाए। इसी तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो उसे कहेंगे, किडनी को कहेंगे कि हमें तो कोई जरूरत नहीं, भले यूरिन के अंदर जो है पास हो जाए। इसी तरह से तीसरी पॉइंट है कि जैसे हमारी डाइट के अंदर भी जैसे अगर कैल्शियम आ भी जाए ज्यादा, तो फिर ये हार्मोन कहेगा कि अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, भले फीसिस के जरिए पास हो जाए, हमें कोई जरूरत नहीं, रीएब्जॉर्ब ना करे। तो ये थ्री पॉइंट्स या टारगेट्स होते हैं इस कैल्सिटोनिन हार्मोन के। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन कब रिलीज होगा? जब कैल्शियम लेवल बढ़ी हुई होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हायर कंसंट्रेशन में होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल हायर कंसंट्रेशन में होगा, ये इसका स्टिमुलस है। जब ये हायर कंसंट्रेशन में कैल्शियम होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। तो हायर लेवल को ये कहाँ लेके जाएंगे? बोन में डिपॉजिट कराएंगे और यूरिन में पास हो जाएगी, फीसिस में जो कैल्शियम पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेम पॉइंट्स हैं। कैल्सिटोनिन एक्सेसिव कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, यानी जब भी हायर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? देन इस कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। डिक्लाइनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। और किस तरह से डिक्रीज करेगा? कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स। इसी तरह से कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स और स्टॉप कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, उसमें एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा। और इसी तरह से किडनी ट्यूब्यूल्स को भी कहेंगे कि ये एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम भले आप यूरिन के अंदर कर ले, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि पहले से एक्सेस में। इसी तरह से कैल्सिटोनिन जरूरी भी होता है। तो ये थ्री पॉइंट्स होती है जिनके जरिए कैल्शियम जो आए एक्सेस में थे उनको डिक्रीज करेंगे। और जरूरी किस हवाले से? इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड में जरूरी है, क्योंकि व्हेन स्केलेटन ग्रोज क्विकली, तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करना। तो बोन्स में जाहिर है जो बोन फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसके लिए कैल्सिटोनिन जरूरी है। इसी तरह से डेफिशिएंट कैल्सिटोनिन होगा तो बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगी, और इस वजह से हाई ब्लड कैल्शियम काजेज आल्सो फंक्शन, मसल्स के फंक्शन को भी मुतासर करेंगे, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी मुतासर करेंगे, और किडनी स्टोन का सबब भी बन सकते हैं अगर हायर लेवल आपको कैल्सिटोनिन। कल या हम इसको आगे इसी से ये भी रिपीट करेंगे, आगे हम कल देखेंगे इसी कैल्सिटोनिन हार्मोन को। सी यू फिजिक्स की क्लास।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमने पावर डिसिपेशन की थी। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईएमएफ। के ईएमएफ क्या होती है या ईएमएफ किसको कहा जाता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं बेटा। थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन से यहाँ पे मैं दे पाऊंगा वो मैसेज में देना इतनी पॉसिबल नहीं होता। तो बेटा आज डिस्कस